हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने सक्षम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चों, अभी तक हम कक्षा 8 की पुस्तक सामाजिक और राजनीतिक जीवन की यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे यूनिट थर्ड न्यायपालिका का लेसन फर्स्ट न्यायपालिका और लेसन सेकंड हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली। तो देखो बच्चों, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए हम देखते हैं न्यायपालिका। बच्चों, आपको ये पता होना चाहिए कि न्यायपालिका क्या है। न्यायपालिका नाम से पता चल रहा है कि न्याय का पालन करने वाला। मतलब पिछली जो लेसन्स हैं उसमें हमने पढ़ा है कि हमारे देश में संविधान बनाया गया है, उसमें कुछ कानून भी बनाए गए हैं जैसे कि मौलिक अधिकार। तो उन अधिकारों का, उन कानूनों का जो भी कोई व्यक्ति उल्लंघन करता है या फिर उनको नहीं मानता है, उस रास्ते पर नहीं चलता है, तो इसके लिए हमारे देश में एक न्याय व्यवस्था बनाई गई है। तो उसी न्याय व्यवस्था को कहा जाता है न्यायपालिका, ताकि वो उन लोगों को सज़ा दे जो उन कानूनों को नहीं मान रहा है उनको। इसके लिए 3 स्तर की अदालतें होती हैं। एक होती है जिला स्तर पर, एक होती है राज्य स्तर पर और एक होती है राष्ट्रीय स्तर पर अदालत। जो जिला स्तर के केस होते हैं तो वो जाती है जिला अदालत में, जो राज्य स्तर के केस होते हैं वो जाते हैं राज्य अदालत में, और जो राष्ट्र स्तर पर केस होते हैं वो उसमें जाते हैं। और हमारे देश में जनता के शासन को बनाए रखने के लिए, लोकतंत्र को बनाने के लिए न्यायपालिका एक बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही अहम हिस्सा है। तो अभी आपको पता चल गया होगा कि न्यायपालिका क्या है। आगे देखिए बच्चों, न्यायपालिका की क्या भूमिका है। मतलब न्यायपालिका क्या क्या कार्य करती है और उसके क्या क्या कार्य हैं। तो देखिए, अदालतें बहुत सारे मुद्दों पर फैसला सुनाती हैं। ये आपको पता ही, न्यायपालिका मतलब अदालत। तो अदालत के जो भी कार्य हैं वही न्यायपालिका के कार्य हैं। जैसे कि अगर कोई शिक्षक विद्यार्थी की पिटाई कर रहा है तो वो उसमें भी फैसला दे सकती है अपना। अगर 2 राज्यों के बीच पानी के ऊपर झगड़ा हो रहा है, मतलब नदियों के लिए, तो उस पर वो अपना फैसला दे सकती है। या फिर कोई भी किसी भी अपराध के लिए अदालत अपना फैसला सुना सकती है। और मुख्य रूप से इसके जो कार्य हैं उसको इन भागों में बांटा है। देखिए, विवादों का निपटारा। विवादों का निपटारा मतलब अगर नागरिक और सरकार, मतलब जनता और सरकार के बीच अगर कोई विवाद चल रहा है उसका निपटारा करती है, या 2 राज्य सरकारों के बीच निपटारा करती है, या फिर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच कोई विवाद उत्पन्न हो रहा है तो उसका निपटारा भी न्यायपालिका करती है। दूसरा है न्यायिक समीक्षा। देखो बच्चों, न्यायिक समीक्षा क्या है। न्यायिक समीक्षा है कि जैसे मान लो कि अगर कोई कानून संसद के द्वारा पारित किया गया है, संसद ने कोई कानून बनाया है, लेकिन अगर अदालत को लग रहा है कि वो कानून सही नहीं है, वो नियमों का उल्लंघन कर रहा है, तो अदालत या न्यायपालिका उस कानून को रद्द भी कर सकती है। और अगर न्यायपालिका ये काम करती है, उन कानूनों को रद्द करती है, उसे ही न्यायिक समीक्षा कहा जाएगा। फिर है कानून की रक्षा और मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन। देखो, इसका मतलब ये है कि अगर मान लो कि किसी भी नागरिक के साथ ऐसा हो रहा है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। जैसे मौलिक अधिकार 6 बताए थे आपको: स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इन अधिकारों का अगर उल्लंघन हो रहा है किसी भी नागरिक के साथ, ऐसा लग रहा है, तो वो सुप्रीम कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में जाकर अपनी अपील दे सकता है। तो इस प्रकार से कानून की रक्षा करने के लिए, नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा करने के लिए ये न्यायपालिका बहुत ही ज़रूरी है। आगे देखिए बच्चों, स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है। स्वतंत्र न्यायपालिका मतलब न्यायपालिका का स्वतंत्र रहना, अदालतों का स्वतंत्र रहना। कैसे? जैसे मान लीजिए कोई नेता है, उसके परिवार की ज़मीन पर कब्ज़ा, या फिर सीधे सीधे शब्दों में कहूँ तो जैसे एक नेता है, उसने हमारी ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया है। अब हम ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे वो नेता उस जगह की अदालत में जो न्यायाधीश है, जो जज है, उसको हटा सकता है, उसका ट्रांसफ़र भी करवा सकता है। तो अगर हम ऐसी जगह पे रह रहे हैं तो हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर उसने हमारी ज़मीन पर कब्जा कर लिया है, हम जाएंगे अदालत में, और अदालत में जाएंगे तो वहाँ का जो जज है वो भी उस नेता की ही बात मानेगा, क्योंकि वो स्वतंत्र नहीं है।
अगर वो स्वतंत्र होता तो वो ऐसा नहीं करेगा। और नेताओं का न्यायाधीश पर जो नियंत्रण होता है, उसी की वजह से जो जज होते हैं वो स्वतंत्र रूप से फैसले भी नहीं ले पाते हैं। तो स्वतंत्रता का ये अभाव न्यायाधीश को इस बात के लिए मजबूर कर देगा कि वह हमेशा नेता के ही पक्ष में फैसला सुनाए। और बहुत सारी जगह हमें सुनने को भी आता है ऐसा कि अमीर और ताकतवर लोगों ने न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया है। मतलब जो अमीर होते हैं, ताकतवर होते हैं, ऊंचे पद पर होते हैं कई व्यक्ति, तो वो पैसों का लेन देन करके या फिर कैसे भी करके अपना जो केस है वो जीत लेते हैं और न्यायालय में भी अपना दबदबा रखते हैं। लेकिन हमारे भारत का जो संविधान है उसमें इस तरह का हस्तक्षेप, इस तरह की दखलंदाजी बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए हमारे देश में, हमारे संविधान में न्यायपालिका को बिल्कुल पूरी तरह से स्वतंत्र रखा गया है। और स्वतंत्र का मतलब है कि विधायिका और कार्यपालिका जैसी जो सरकारें हैं, उनकी जो शाखाएं हैं, वो न्यायपालिका के काम में बिल्कुल भी दखल नहीं दे सकती। अदालत सरकार के अधीन नहीं है और ना ही वे सरकार की ओर से काम करती हैं। न्यायपालिका बिल्कुल स्वतंत्र है, उसके काम में कोई भी दखल नहीं देगा, चाहे वो किसी भी बड़े पद पर हो, कोई भी व्यक्ति या कोई नेता हो या कोई भी हो। और इसलिए हमारे देश में अगर एक बार कोई न्यायाधीश नियुक्त हो गया तो उसको हटाना बहुत ही मुश्किल होता है। उसके हटाने की प्रक्रिया बहुत ही मुश्किल है। और हमारी न्यायपालिका के पास इतनी स्वतंत्रता है, इतनी ताकत है कि वो विधायिका और कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं वो उनका दुरुपयोग नहीं कर सकते हैं। न्यायपालिका के कामों में कार्यपालिका और विधायिका ये दखलंदाजी नहीं कर सकते, लेकिन अगर विधायिका और कार्यपालिका का काम ठीक से नहीं हो रहा तो न्यायपालिका उनमें हस्तक्षेप कर सकती है। और इसी प्रकार से न्यायपालिका देश के नागरिकों की अप्रत्यक्ष रूप से रक्षा करता है। आगे देखिए, भारत में अदालतों की संरचना कैसी है। ये मैंने आपको अभी पहले भी बताया था कि 3 तरह की अदालतें होती हैं। एक होती हैं सबसे निचले स्तर की जिला अदालत या अधीनस्थ अदालत, फिर होती है उससे ऊपर राज्य स्तर पर और फिर उससे होती है राष्ट्रीय स्तर पर। तो देखिए, हमारे देश में 3 अलग अलग स्तर पर अदालतें हैं। निचले स्तर पर बहुत सारी अदालतें होती हैं। सबसे ऊपरी स्तर पर केवल एक अदालत है। जिन अदालतों से लोगों का सबसे ज़्यादा ताल्लुक़ होता है वो होती हैं जिला अदालतें। अब नाम इसका जिला अदालत है तो जाहिर सी बात है कि हर ज़िले में एक अदालत होगी, तो हर ज़िले में होगी तो वो बहुत सारी होंगी। ये बहुत तरह के मामलों की सुनवाई करती है। प्रत्येक राज्य जिलों में बटा होता है और हर ज़िले में एक जिला न्यायाधीश ज़रूर होता है। प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होता है। यह अपने राज्य की सबसे ऊंची अदालत होती है। फिर दूसरी होती है राज्य अदालत, जो हर राज्य में एक अदालत होती है। उच्च न्यायालयों से ऊपर सर्वोच्च न्यायालय होता है। ये देश की सबसे बड़ी अदालत है जो नई दिल्ली में स्थित है। हमारे देश में एक सुप्रीम कोर्ट है जो कि है नई दिल्ली में। देश के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के मुखिया होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले देश के बाकी सारी अदालतों को मानने पड़ते हैं। मान लीजिए कि अपने अधिकारों का उल्लंघन होने पर या अधिकारों को कोई नहीं मान रहा है, उसके लिए कोई व्यक्ति अगर अधीनस्थ अदालत में गया है, जिला अदालत में गया है, वहाँ पे उसकी बात नहीं मानी तो वो हाई कोर्ट में जाएगा, राज्य अदालत में जाएगा। और अगर वहाँ भी उसकी बात नहीं मानी गई तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट जो फैसला लेगा, जैसा भी फैसला लेगा, वो सभी को मानना पड़ेगा। आगे देखिए, क्या विभिन्न स्तरों की अदालतें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं? बिल्कुल जुड़ी हुई हैं। मैंने अभी आपको बताया कि हमारे देश में एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। इसका मतलब ये है कि जो ऊपरी की अदालतें फैसला लेंगी उन्हें निचली अदालतों को या सारी अदालतों को वो फैसला मानना पड़ेगा। इस एकीकरण को समझने के लिए अपील की व्यवस्था को देखा जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि निचली अदालत द्वारा दिया गया फैसला सही नहीं है तो वो ऊपरी अदालत में जा सकता है। आगे देखिए, विधि व्यवस्था की विभिन्न शाखाएं कौन सी हैं? विधि व्यवस्था की, वही कानून व्यवस्था की शाखाएं कौन कौन सी हैं? देखिए बच्चों, कानून व्यवस्था की 2 शाखाएं हैं। पहली है फौजदारी और दूसरी दीवानी। फौजदारी निचली शाखा है और दीवानी उससे ऊपरी शाखा है। देखिए ये होता क्या है। फौजदारी कानून इसमें है, ये ऐसे व्यवहार या क्रियाओं से संबंधित है जिन्हें कानून में अपराध माना गया है। उदाहरण के लिए चोरी, दहेज, किसी औरत को तंग करना, हत्या करना, ये सब आएगा फौजदारी कानून में। दूसरा है
सबसे पहले आमतौर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्राथमिकी दर्ज करवाई जाती है, मतलब एफआईआर दर्ज करवाई जाती है। इसके बाद पुलिस अपराध की जांच करती है और अदालत में केस फाइल करती है। तो जो एफआईआर वगैरह होती है वो भी फौजदारी कानून में आती है। अगर व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसे जेल भेजा जा सकता है और उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। किसमें? फौजदारी कानून में। फिर देखिए दीवानी कानून क्या होता है। इसका संबंध व्यक्ति विशेष के अधिकारों के उल्लंघन या अवहेलना से होता है। उदाहरण के लिए ज़मीन की बिक्री, चीज़ों की खरीदारी, किराया, तलाक आदि से संबंधित जो विवाद होंगे वो दीवानी कानून में आएंगे। प्रभावित पक्ष की ओर से न्यायालय में एक याचिका दायर की जाती है। अगर मामला किराए से संबंधित है तो मकान मालिक या किराएदार मुकदमा दायर कर सकता है। अदालत राहत की व्यवस्था करती है। उदाहरण के लिए अगर मकान मालिक और किराएदार के बीच विवाद है तो अदालत यह आदेश दे सकती है कि किराएदार मकान को खाली करे और बकाया किराया चुका दे। तो ये सब जो चीज़ें आती हैं, ये सब जो मामले हैं, ये सब आते हैं दीवानी कानून में। आगे देखिए, क्या हर व्यक्ति अदालत की शरण में जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। भारत के सभी नागरिक देश के न्यायालयों की शरण में जा सकते हैं। मतलब ये है, अभी आपने पहले भी देखा है कि अगर किसी के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है किसी भी नागरिक के, अब वो नागरिक कैसा भी हो सकता है, अनपढ़ हो सकता है, पढ़ा लिखा हो सकता है, अमीर हो सकता है, गरीब हो सकता है, चाहे वो कैसा भी हो, तो वो अदालत में जा सकता है। लेकिन मुश्किल तब आती है कि गरीब जो लोग होते हैं या जो अनपढ़ होते हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है अदालत में जाना। जा सकते हैं लेकिन उनके लिए मुश्किल तब हो जाता है क्योंकि जब कानूनी प्रक्रिया में हम जाते हैं, पढ़ते हैं, तो उसमें काफ़ी पैसा लगता है और कार्यवाही भी बहुत होती है और उसमें टाइम भी बहुत लगता है। और अगर कोई गरीब आदमी है, वो पढ़ना लिखना नहीं जानता और परिवार उसका मजदूरी करता है, रोज़ कमाता खाता है, तो फिर उसके लिए इंसाफ पाना या फिर अदालत में जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए 1980 के दशक में सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित याचिका की व्यवस्था की थी। इस तरह सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की पहुंच स्थापित करने के लिए प्रयास किया था। न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति या संस्था को ऐसे लोगों की ओर से जनहित याचिका दायर करने का अधिकार दिया है जिनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। और ये जो जनहित याचिका है, ये किसी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट किसी भी में भी हम दायर कर सकते हैं। न्यायालय ने कानूनी प्रक्रिया को बेहद सरल बना दिया है। अब सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के नाम पर भेजे गए पत्र या तार को भी जनहित याचिका ही माना जाएगा। शुरुआती सालों में जनहित याचिका के माध्यम से बहुत सारे मुद्दों पर लोगों को न्याय दिलाया गया था। बंधुआ मजदूरों को अमानवीय श्रम से मुक्ति दिलाने और बिहार में सजा काटने के बाद भी रिहा नहीं किए गए कैदियों को रिहा करवाने के लिए जनहित याचिका का इस्तेमाल किया गया था। तो अभी हम ये मान सकते हैं कि अभी तक जब तक जनहित याचिका का प्रावधान नहीं था तब तक अनपढ़ या फिर गरीब लोगों के लिए अदालत में जाना मुश्किल था। लेकिन जनहित याचिका का प्रावधान आने के बाद से ये बहुत ही सरल प्रक्रिया हो चुकी है। आगे, न्याय तक आम लोगों की पहुंच को प्रभावित करने वाला एक मुद्दा यह है कि मुकदमे की सुनवाई में अदालतें कई साल लगा देती हैं और इसी देरी को ध्यान में रखते हुए कहा जाता है कि इंसाफ में देरी यानी इंसाफ का कत्ल, कि अगर इंसाफ में देरी होएगी, हमें इंसाफ मिलने में देरी होगी तो तब तक हो सकता है कि इंसाफ का कत्ल हो चुका हो। मतलब हो सकता है कि इंसाफ मिले ही नहीं उसको। कई बार वो फाइलें रखी रह जाती हैं, तो इसलिए कहा गया है इंसाफ में देरी का मतलब इंसाफ का कत्ल है। आगे देखिए, भारत में न्यायाधीशों की संख्या। इसमें बताया गया है कि भारत में कितने न्यायाधीश हैं, कितने काम कर रहे हैं और कितनी जगह उनकी खाली है। सबसे पहले आता है उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, जिसमें स्वीकृत पद तो हैं 31 काम करने वाले हैं लेकिन 28 न्यायाधीश और खाली हैं 3। फिर आता है उच्च न्यायालय, उसमें 1079 स्वीकृत पद हैं, 645 कार्यरत हैं और 434 खाली हैं। जिला और अधीनस्थ न्यायालय में 22,644 स्वीकृत पद हैं, 17,509 कार्यरत हैं और 5,135 रिक्त पद हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि लोकतांत्रिक भारत में न्यायपालिका ने एक अहम भूमिका निभाई है, बिल्कुल निभाई है, क्योंकि इसने कार्यपालिका और विधायिका की जो शक्तियां हैं उन पर अंकुश लगाया है। वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं कर सकते हैं। इसके लिए न्यायपालिका बनाई गई है
ये नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा करती है। संविधान सभा के सदस्यों ने एक ऐसी न्यायपालिका का बिल्कुल सही सपना देखा था जो पूरी तरह स्वतंत्र हो। ये हमारे लोकतंत्र का एक बुनियादी पहलू है। तो ये हमारा लेसन फर्स्ट न्यायपालिका कंप्लीट हो चुका है। आगे हम पढ़ेंगे लेसन सेकंड। देखिए, आगे हम पढ़ेंगे यूनिट थर्ड की लेसन सेकंड, हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली। देखिए, जब हम किसी को अपराध करते हुए देखते हैं तो सबसे पहले पुलिस को खबर करते हैं। वास्तविक जीवन या फिल्मों में आपने देखा होगा कि पुलिस अफसर रिपोर्ट दर्ज करते हैं और अपराधियों को गिरफ्तार करते हैं। अपराधियों को गिरफ्तार करने में पुलिस की जो भूमिका होती है उसके आधार पर कई बार ऐसा लगता है मानो पुलिस ही तय करती है कि कोई अपराधी है या नहीं। लेकिन बच्चों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पुलिस तय करती है। तय कौन करती है? अभी हमने पढ़ा, तय कौन करेगा कि कोई अपराधी है या नहीं है? न्यायपालिका तय करेगी। जो जज हैं वो तय करते हैं कि कोई भी अपराधी है या नहीं है। संविधान में कहा गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति पर कोई आरोप लगा रहे हैं तो उसको सुनवाई का अधिकार है, वो अपने पक्ष में बात रख सकता है। देखो, ये तो हमें पता है कि अगर पुलिस किसी को पकड़ रही है तो उसके लिए फ़ैसला कौन सुनाएगा कि वो सही है या गलत है, ये फ़ैसला सिर्फ न्यायपालिका सुनाएगी। लेकिन आगे इसमें पॉइंट दे रखा है कि पुलिस की क्या भूमिका होती है अपराध की जांच में, तो वो हम देखेंगे कि पुलिस का एक महत्वपूर्ण काम होता है किसी अपराध के बारे में मिली शिकायत की जांच करना। मतलब अगर कोई शिकायत मिली, कोई वारदात हुई है तो उसके बारे में पुलिस जांच करेगी। जांच के लिए गवाहों के बयान दर्ज किए जाते हैं और सबूत इकट्ठा किए जाते हैं। इस जांच के आधार पर पुलिस अपनी राय बनाती है। अगर पुलिस को ऐसा लगता है कि सबूतों से आरोपी का दोष साबित होता दिखाई दे रहा है तो पुलिस अदालत में आरोप पत्र या चार्जशीट दाखिल कर लेती है। ये तय कर देना पुलिस का काम नहीं है कि कोई व्यक्ति दोषी है या नहीं, ये न्यायाधीश को ही तय करना होता है। तो अभी आपको पता चल गया कि पुलिस का क्या काम है कि अगर कोई केस आया है, कोई मामला आया है तो सिर्फ वो उसके खिलाफ उसकी रिपोर्ट दर्ज करेगी, फिर उसकी जांच करेगी, उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे करेगी अगर मिल रहे हैं तो। लेकिन उस पर फैसला देना कि वो दोषी है या नहीं है, ये फैसला देने का काम सिर्फ न्यायाधीश का है। आगे देखिए, दूसरी इकाई में आपने कानून के शासन के बारे में पढ़ा था। बिल्कुल पढ़ा था, हमने कानून के बारे में पढ़ा है, कानून की समझ पढ़ा है। इसका सीधा मतलब ये होता है कि हर व्यक्ति देश के कानून के अधीन है, कि उसको हर व्यक्ति को देश के कानून मानने पड़ेंगे। पुलिस भी इसी कानून के तहत आती है, लिहाजा पुलिस को हमेशा कानून के मुताबिक और मानवाधिकारों का सम्मान करते हुए जांच करनी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी, हिरासत और पूछताछ के बारे में पुलिस के लिए कुछ दिशा निर्देश दिए हुए हैं। इन दिशा निर्देशों के अनुसार पुलिस को जांच के दौरान किसी को भी सताने, पीटने या गोली मारने का अधिकार नहीं है। किसी छोटे से छोटे अपराध के लिए भी पुलिस किसी को कोई सज़ा नहीं दे सकती है। मतलब अगर पुलिस को कोई दोषी लग भी रहा है तो वो उसे सिर्फ गिरफ्तार कर सकती है, उसको हिरासत में ले सकती है और पूछताछ कर सकती है, उससे जांच कर सकती है। लेकिन उसको ये बिल्कुल भी नहीं है, उसको ये निर्देश नहीं दिए गए हैं कि वो उसको पीटे, उसको गोली मारे या फिर चाहे उसका कितना भी छोटे से छोटा अपराध हो तब उसको सज़ा दे, वो बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकती। ये सब उसको अधिकार न्यायपालिका ने नहीं दिए हैं। संविधान के अनुच्छेद 22 और फौजदारी कानून में प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को निम्नलिखित मौलिक अधिकार दिए गए हैं। देखिए, क्या दिए गए हैं। गिरफ्तारी के समय उसे ये जानने का अधिकार है कि गिरफ्तारी किस कारण से की जा रही है। सबसे पहला तो ये कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है तो उसे पता होना चाहिए, उसे बताया जाना चाहिए कि उसे गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है। ऐसे नहीं कि किसी के घर में घुसे हम और उसको पुलिस पकड़ के ले आए कि तुझे चलना है। दूसरा, गिरफ्तारी के 24 घंटों के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार है। 24 घंटों के अंदर जब उसे गिरफ्तार किया गया है, पुलिस ने गिरफ्तार किया है, तो पुलिस की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उसको 24 घंटे के अंदर अंदर अदालत में लेकर जाए। गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में किसी भी तरह का दुर्व्यवहार या यातना से बचने का अधिकार है। कोई भी पुलिस किसी भी व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकती है जब वो गिरफ्तार है तब तक। पुलिस हिरासत में दिए गए इकबालिया बयान को आरोपी के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इकबालिया का मतलब किसी एक ही व्यक्ति के कहने पर ही उसको दोषी करार साबित नहीं किया जा सकता।
15 साल से कम उम्र के बालक और किसी भी महिला को केवल सवाल पूछने के लिए थाने में नहीं बुलाया जा सकता। 15 साल से कम का कोई बच्चा है या फिर कोई महिला है तो उसको सिर्फ पूछताछ के लिए ही कभी पुलिस स्टेशन में नहीं बुला सकते। आगे देखिए एफआईआर। एफआईआर क्या है? पुलिस एफआईआर दर्ज होने के बाद किसी अपराध की पड़ताल शुरू कर सकती है। कानून में कहा गया है कि किसी संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर थाना प्रभारी अधिकारी को फौरन एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। पुलिस को ये सूचना मौखिक या लिखित किसी भी रूप में मिल सकती है। एफआईआर में आमतौर पर वारदात की तारीख, समय और स्थान का उल्लेख किया जाता है। उसमें वारदात के मूल तथ्यों और घटनाओं का विवरण भी मिलता है। अगर अपराधियों का पता हो तो उनके नाम, गवाहों का भी उल्लेख होता है। एफआईआर में शिकायत दर्ज कराने वाले का नाम और पता लिखा होता है। एफआईआर के लिए पुलिस के पास एक खास फॉर्म होता है। इस पर शिकायत करने वाले को साइन करने होते हैं और शिकायत करने वाले को पुलिस से एफआईआर की एक कॉपी मिलती है। तो एफआईआर ये होता है। सबसे पहली जो पुलिस की कार्यवाही होती है वो होती है एफआईआर दर्ज करना। आगे देखिए सरकारी वकील की क्या भूमिका होती है। देखिए सरकारी वकील की भूमिका ये होती है कि अदालत में सरकारी वकील राज्य का पक्ष प्रस्तुत करता है। राज्य का पक्ष, राज्य में जो भी कोई वारदात हुई है, कोई भी केस आया है तो उसको सरकारी वकील अदालत में लेकर जाता है। सरकारी वकील की भूमिका तब शुरू होती है जब पुलिस जांच पूरी करके अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर लेती है। सरकारी वकील की इस जांच में कोई भूमिका नहीं होती। उसे राज्य की ओर से अभियोजन प्रस्तुत करना होता है। न्यायालय के पदाधिकारी के रूप में उसकी हिस्सेदारी है वह निष्पक्ष रूप से अपना काम करे और अदालत के सामने सारे ठोस तथ्य, गवाह और सबूत पेश करे, तभी अदालत सही फैसला दे सकती है। सरकारी वकील का यही काम है कि वो किसी भी राज्य का, किसी भी इंसान का पक्ष प्रस्तुत करता है अदालत में और फिर जब पुलिस की जांच पूरी हो जाती है तब सरकारी वकील का कार्य शुरू होता है। आगे न्यायाधीश की क्या भूमिका होती है। ये तो आपको पता ही है कि न्यायाधीश क्या कार्य करते हैं। जो जज होते हैं वो क्या काम करते हैं? न्याय देने का काम करते हैं, फैसला सुनाने का कार्य करते हैं। तो न्यायाधीश की वही हैसियत होती है जो खेलों में अंपायर की होती है। वे निष्पक्ष भाव से और खुली अदालत में मुकदमे का संचालन करते हैं। न्यायाधीश सारे गवाहों के बयान सुनते हैं और अभियोजन पक्ष तथा बचाव पक्ष की तरफ से पेश किए गए सबूतों की जांच करते हैं। अपने सामने मौजूद बयानों और सबूतों के आधार पर कानून के अनुसार न्यायाधीश ही तय करते हैं कि आरोपी सचमुच दोषी है या नहीं है। ये न्यायाधीश की भूमिका होती है। फिर है निष्पक्ष सुनवाई क्या है। देखें, थोड़ी देर के लिए कल्पना करें कि अगर न्यायाधीश महोदय शांति का मुकदमा किसी और तरह संचालित करते तो क्या होता। निष्पक्ष सुनवाई वही होती है कि किसी के भी पक्ष में सुनवाई ना करना, मतलब पक्षपात ना करना। जिसके बारे में लग रहा है, जिसके खिलाफ सबूत हैं, जिसके खिलाफ ठोस सबूत हैं, सिर्फ सबूत नहीं, ठोस सबूत हैं, गवाह हैं और जिसका न्यायाधीश को पता चल गया है उन सबूतों से कि ये ही दोषी है, तो वो ही निष्पक्ष सुनवाई होगी। ऐसा नहीं है कि अगर कोई ऊंचे पद पर है, कोई नेता है, कोई अमीर है तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी या फिर उसको दोषी नहीं माना जा सकता, ऐसा नहीं है। तो ऐसी जो सुनवाई होती है वही निष्पक्ष सुनवाई है। देखिए, इस लेसन में हमने पढ़ा कि प्रत्येक नागरिक को, चाहे वह विभिन्न वर्ग, जाति, धर्म और वैचारिक मान्यताओं का हो, उन्हें निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार दिया जाए। कानून का शासन कहता है कि कानून के सामने हर कोई बराबर है। अगर प्रत्येक नागरिक को संविधान के माध्यम से निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार नहीं दिया जाए तो इस सिद्धांत का कोई भी खास मतलब नहीं रहेगा। मतलब अगर सुनवाई में भी पक्षपात हो रहा है तो फिर तो न्यायपालिका का कोई मतलब नहीं है, जबकि न्यायपालिका हमारे देश की बिल्कुल स्वतंत्र है। तो बच्चों, आज हमारी यूनिट 3 कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको इसमें समझ में आया हो, पसंद आई हो वीडियो, तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद।